हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम द हिंदू की 13 अक्टूबर 2025 की हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये जो न्यूज़ सीरीज़ रहती है, यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पर जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड डेली जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक आते हैं उनको हम आसान और सरल तरीके से हिंदी में समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश में आता है, लेकिन हम उसको अच्छे से आपको ट्रांसलेट करके यानी कि वन बाय वन उसमें जो भी पॉइंट्स निकलते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो इसमें हमारे ये जो मेजर जो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट रहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है करंट अफेयर के टॉपिक से। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं सेशन के बिल्कुल लास्ट में। तो कल का आपका क्वेश्चन था कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि प्रादेशिक, राजयुक और युक्त किस सत्र पर यानी किस लेवल पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब देखिए, अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे पंचायत, जिला, ब्लॉक, या फिर अलग अलग, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर आगे फिर स्टेट लेवल आता है ना। तो इसी तरह अलग अलग लेवल्स के ऑफिसर होते हैं, लेकिन इनमें जो नाम दिए गए प्रादेशिक, राजयुक और युक्त, ये किस सत्र पर थे, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, यानी कि जिला स्तरीय प्रशासन पर ये अधिकारी होते हैं। अब हमारे सेशन को शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। तो अभी जो यहाँ पर तमिलनाडु में एक जो साइट्स यानी कि उनके खनन किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि ये जो जगह मिली है, यानी कि ये जो भी खुदाई से जो भी सामान मिला है, जो भी हमें अवशेष मिले हैं, वो सब लोह युग से रिलेटेड है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये आयरन एज के ओरिजिन से हैं। ये जो हमें जितनी भी साइट्स मिली हैं तमिलनाडु में अभी, इसमें हम स्पेशली जो तिरुमल्लापुरम के नज़दीक यहाँ पर जो है तमिलनाडु क्षेत्र में, तो वहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जो आर्कियोलॉजी है, उन्होंने सर्वे किया, यानी कि उन्होंने यहाँ पर खुदाई की। उसके बाद कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये कलश टाइप कुछ बना हुआ है। तो कलश और इनमें कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, कुछ कंकाल वगैरह मिले हैं, यहाँ पर बर्तन मिले हैं काले लाल रंग के। तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स हैं, यानी कि काले एंड लाल रंग के जो बर्तन हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसके साथ ही काले बर्तन भी मिले हैं, उसके साथ ही जो मतलब ऊपर इनके ऊपर डिज़ाइन बने हैं, उसमें कुछ मनुष्यों के आकृतियां भी बनी हुई हैं, लेकिन उसके साथ कुछ जानवर जिसमें हाथी, हिरन, ये सब, या फिर ये जो कछुआ होता है टोर्टोइस, तो इनमें मतलब इन सभी के हमें चित्र जो है इन सभी के जितने भी अवशेष मिले हैं उनमें ये अलग अलग प्रकार के चित्र मिले हैं। अब देखिए ये कौन से क्षेत्र में मिले हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो इसमें जो है सिवागलाई जो जगह है वहाँ के अवशेष हैं। तो इनमें अलग अलग 4-5 प्लेसेस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो भी अवशेष हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले यहाँ पर जो बरियल साइट्स हैं वो भी मिली हैं, उनमें हमें कंकाल मिले हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि ये पिछले साल से ही ये जो खुदाई चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये खुदाई आपको पता है कि बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान से किया जाता है कि कहीं कोई अवशेष खराब ना हो जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए ऐसा, क्योंकि उस समय पर आप देख सकते हैं ये सब मिट्टी का बना हुआ था ना। तो पूरी एक सभ्यता, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसी तरह ही ये पूरी एक सभ्यता के बारे में मतलब उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि वहाँ पर कौन सी सभ्यता थी। इसके अलावा ही यहाँ पर जो मतलब तमिलनाडु में जो तकनीक अपनाई गई है, यानी कि जो खनन की खुदाई की तकनीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के गोल्ड रिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेटल्स मिले हैं, नॉन मेटल्स 78 मिले हैं, एंटीक्विट्स मिले हैं, यानी कि जो हड्डी के बने हुए हैं 78, उसमें गोल्ड, ब्राउन्स, आयरन, ये सब कुछ फाइंड किया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जितनी भी इसकी जब कार्बन डेटिंग की गई है, तो उसमें जो इसके टाइम पीरियड का पता चला है, तो वो कहा जा रहा है कि लोह युग के पहले का है, यानी कि आयरन एज के पहले का ये बता रहा है। तो इसमें जो आयरन एज देखी गई है तो 3345 BCE एंड 2513 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट इरा से 2 से 3 हज़ार साल पहले के ये अवशेष हैं। तो इसमें
जो AMS यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग से जो अमेरिका की एक लैब है वहाँ पर अवशेष भेजे गए और उनसे जो भी तिथियाँ हमें मिली वो 3345 3259 तो ईसा पूर्व तक बताई जा रही हैं। और हित्ती साम्राज्य जब 1300 ईसा पूर्व में था तो लगभग उससे 2000 साल पुराना है, यानी कि 1300 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य आता है, उससे भी पहले ये 2000 साल पुराने। इसमें लोहे के जो अवशेष वस्तुएं मिले 85 वस्तुएं, जिनमें चाकू, तीर के सिरे मिले हैं, छल्ले मिले हैं, कुछ छैनी, कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, ये सब कुछ, यानी कि लोहे का सामान हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा कलश जो है उनके अंदर और बाहर ये सब कुछ पाया गया। उसमें 160 जो लाल मिट्टी के कलश मिले हैं रेड कलर के, इनमें कंकाल मिले हैं, धान के दाने, कहीं किसी में पैडी ग्रेन्स मिले हैं, कृषि के उपयोग का संकेत देते हैं। अब देखिए कहीं पर धान मिलेगा, इट मीन्स कि वहाँ पर कृषि हो रही थी। इसके अलावा चारकोल के नमूने मिले हैं जो कि लौह वस्तुओं के साथ जुड़े हुए थे। ये जो खोज हुई है ये आयरन स्मेल्टिंग की प्रारंभिक तकनीक को दर्शाती है कि सबसे पहले कैसे लोह गलना शुरू हुआ था। इसका महत्व क्या है कि तमिलनाडु में तांबे युग को छोड़कर सीधे लोह युग में प्रवेश हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें तांबा युग नहीं मिला, इससे पहले हमें सीधा लोह युग मिल चुका है। द्रविड़ सभ्यता की उन्नत विज्ञान को ये दर्शाता है कि वहाँ पर जो द्रविड़ सभ्यता थी तमिलनाडु में, उनकी एक तरह से ये तकनीक जो थी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। इसके साथ ही एडिचलनूर जो है वहाँ की जगह पर भी अवशेष मिले। यहाँ पर चारकोल के नमूने हैं जो 2517 ईसा पूर्व की तिथि बयान करते हैं। इसमें हथियार, औजार, सजावटी वस्तुएं मिली हैं। उच्च टिन कांसे का एक कटोरा भी मिला है। एडिचलनूर में एक कटोरा मिला है जो कि टिन ब्राउन्स का बना हुआ है। मेगालिथिक संरचनाएं मिली हैं, दफन स्थल मिले हैं, मिट्टी के टुकड़े, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए भी प्रतीत हो रहे हैं, कुछ ऐसे टुकड़े भी मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब डेवलप हुई थी तो उसके बाद फिर साउथ के एरिया में चली गई थी। तो स्थल जो है लोह युग की संस्कृति, व्यापारिक संबंधों को आपस में जोड़ते हैं कि कैसे एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता के साथ संबंध चल रहा था। इसके बाद ही मलिया दुमपरई में इसमें जो 2712 ईसा पूर्व के अवशेष पुराने हैं, इसमें भी हथियार, कृषि के औजार, काली और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग में के अंत के जो अवशेष देखे जा रहे हैं, भारत का ये सबसे पुराना लौह युग स्थल था ऐसा कहा जा रहा है, जो कि कृषि समाज की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है कि इस समय पर जो है कृषि जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इसके अलावा और भी जो अवशेष मिले हैं, इसमें थेलुंगनूर में उच्च कार्बन स्टील की तलवारें जो उन्नत धातु निर्माण को दर्शाती है, यानी कि उस समय पर धातु निर्माण था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था, लोगों ने बहुत सारे औजार वस्तुएं बनानी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही मंगाड़ू और किल्ड मांडी में जो सर्कोफेगस दफन किया हुआ, इसके साथ ही कार्नेलियन और एगट के मोती, हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कार्नेलियन के मोती मिलते हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी के जो व्यापार के, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का व्यापार जो वो दर्शाता है। इसके साथ ही कोडुमनाल लोह भट्टी जो उत्पादन के केंद्र है, की झादी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी बस्ती मिली है उनके अवशेष, ये करीब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। अब हम थोड़ा लोह युग के बारे में देखते हैं कि लोह युग क्या है। जब मनुष्य ने लोह धातु को गलाने यानी कि स्मेल्ट करने के बाद उसके औजार, हथियार और वस्तुएं बनानी शुरू कर दी थी, उसको लोह युग कहा जाता है। नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक और तांबा कांस्य जो कॉपर ब्रॉन्ज एज है उसके बाद आता है, यानी कि सबसे पहले नियोलिथिक, फिर तांबा, कॉपर ब्रॉन्ज एज, फिर उसके बाद लोह युग आता है, आयरन एज आती है। वैश्विक स्तर पर लोह युग की शुरुआत 1200 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, किंतु तमिलनाडु की खोजों ने इसे मतलब कि 3300 ईसा पूर्व तक धकेल दिया कि ये करीब 3300 ईसा पूर्व पहले की है। इसमें भारत में लोह युग की शुरुआत करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, लेकिन अभी जो खोज हुई है उसने एक अलग ही मोड़ दिया है कि लोह युग जो है वो 3300 4000 ईसा पूर्व पहले भी था। इसमें लोह युग का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, कृषि का विकास होना शुरू है क्योंकि लोगों ने हथियार औजार बनाने शुरू कर दिए थे। हथियार और युद्ध यानी कि लोहे की तलवारें, तीर के सिरे, ये सब कुछ सुधार किया जाने लगा। व्यापार, इसमें तमिलनाडु के स्थलों से जो कार्नेलियन और एगेट के जो हमें मोती मिलते हैं उससे पता चलता है कि काफ़ी लंबी दूरी तक व्यापार चल रहा था, जैसे मध्य एशिया तक, सिंधु घाटी तक। इसके साथ ही मेगालिथिक दफन में जो हमें जितने भी मिले हैं
जो हमें बरियल्स मिले हैं उसमें योद्धा, किसान, इनके बारे में पता चलता है। अब देखिए सिवागलाई जो उत्खनन हुई है अभी तमिलनाडु में, उसकी टेक्निक क्या थी। सबसे पहले तो सर्वे किया जाता है, जो भी साइट होती है उसकी मैपिंग की जाती है, यानी कि एक तरह से मैपिंग करके उसको बाकी लोगों से सेफली मतलब साइड मतलब उन बाकी लोगों को उन जगह पर नहीं जाने दिया जाता कि वहाँ पर कोई भी अवशेष नष्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद सर्वेक्षण होता है ग्राउंड जो पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से और मैग्नेट्रोमोटी का यूज़ करके भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर जो संरचनाएं होती हैं, दफन कलश, मेगालिथिक संरचना, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही टोपोग्राफिक मैपिंग होती है, जैसे कि भूगोलिक विशेषता को समझने के लिए ड्रोन आधारित टोपोग्राफी की जाती है। इसके साथ खुदाई की तकनीक क्या थी, जो सतरित उत्खनन था, यानी कि इसमें जिसमें मिट्टी की परतों को सावधानी से हटाया गया। इसके साथ ही हर एक परत को क्रमबद्ध रूप से रिकॉर्ड भी किया गया कि कौन सी परत किस ईयर की है, किस समय की है। इसके साथ ग्रिड सिस्टम बनाया गया, छोटे छोटे ग्रिडों में बांटा गया पूरी जगह को, इतने इतने ग्रिडों में। फिर आराम से उन्हें कोड, अलग अलग कोड देकर अवशेषों के बारे में पता किया गया। फिर जो भी नाजुक अवशेष थे जिसमें लाल मिट्टी के जो कलश मिले, लोह वस्तुएं, नुकसान से बचाने के लिए उनसे जैसे कि ट्रॉवेल या फिर ब्रश या फिर हाथों से इनको निकाला गया था। इसके बाद ही फिर अवशेषों को इकट्ठा किया गया, उसे संरक्षण किया गया, यानी कि उनकी फिर बाद में डेटिंग वगैरह की गई, जिसमें जो कार्बन डेटिंग थी वो ही उसके बाद ही। ये सब पूरी टेक्निक है, हालांकि आपको इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा। तो अब जो है हम इसका ये पीओआई को देख लेते हैं कैसे बन सकते हैं। कि लौह युग भारत में तांबे युग के बाद शुरू हुआ, मेगालिथिक संस्कृति लौह युग से जुड़ी हुई है। इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें सिर्फ दूसरा कथन सही है, ये देखिए केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए लौह युग भारत में तांबे युग के बाद शुरू हुआ। अब देखिए तांबा युग जो था वो बाद में आया था, लौह युग पहले था। अभी जो खोज की गई है 3300 से लेकर कुछ, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो लौह युग है यानी कि 3345 ईसा पूर्व तक भी लोहे का यूज़ हो रहा था। इट मीन्स कि 1015 से पहले भी जो था वो लोहा भारत में प्रचलित था। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि कौन सी मेगालिथिक स्थल दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत से कौन सी है? ब्रह्मगिरी, जुनापानी या फिर आदिचनलूर। तो इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत से सी ऑप्शन अभी हमने पढ़ा था, इसमें से कुछ अवशेष मिले हैं जैसे कि कटोरा वगैरह, दफन कलश मिले हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो ये आदिचनलूर जो है ये दक्षिण भारत से जुड़ी है। आदिचनलूर उत्खनन से उच्च टिन कांसे के बर्तन मिले हैं। मैला दुमपरई स्थल जो है लौह युग की शुरुआत को 2712 ईसा पूर्व से जोड़ता है। इसमें कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है, पहला और दूसरा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी है। नीचे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिए, आप अगर चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अब हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि WTI की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि भारत का जो बहुत बड़ा रोल है, भारत के मतलब कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स में भारत एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने का बड़ा रोल है भारत का। तो WTI के जो वहाँ के मतलब उन्होंने रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि जो मतलब ये रिलीज़ की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये जो मतलब मिनिस्ट्री इसको याद रखना है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन अबू धाबी में ये रिलीज़ की गई थी रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया कि जब कोविड-19 आया था तो उस समय पर भी ये जो मतलब कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 173 फैमिलीज़ को यानी कि फॉरेस्ट स्टाफ को एक्सटेंड कर दिया था, सपोर्ट एक्सटेंड कर दी थी उनको, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो खो दी थी कोविड के दौरान। तो उनको फंडिंग दी गई थी। इसी तरह यानी कि देखा जा रहा है 2001 से जो फाइनेंशियल एड है वो 367 जो फ्रंट लाइन फैमिलीज़ होती हैं, स्टाफ होता है, उनकी फैमिलीज़ को 74% तक उन्हें फैसिलिटीज़ दी गई थी। तो इसी तरह मतलब कि 74% तक उनको हेल्प दी गई। इसी तरह मतलब कि जो भी जंगलों की रक्षा वगैरह करते हैं उनको भी पूरी हेल्प दी जाती है। ये जो रिपोर्ट थी अबू धाबी में मतलब इनको रिलीज़ किया गया था। WTI के जो कार्यकारी निदेशक हैं विवेक मेनन।
तो और जो IFAW के अध्यक्ष थे अज़दीन डाउन्स, इसके साथ ही IUCNWCA की अध्यक्ष जो माधु राव है, इन्होंने इस यानी कि रिपोर्ट को लॉन्च किया, रिपोर्ट को यानी कि सामने रखा, पब्लिश किया गया था। इसी तरह उद्देश्य क्या है कि रिपोर्ट का भारत के जो अनसंग हीरोज़ हैं, यानी कि अग्नि नामक नायक जिन्हें कहा जाता है, यानी कि फ्रंट लाइन वन कर्मी, जिन्होंने फ्रंट लाइन सबसे आगे रहकर बहादुरी से, बलिदान से चुनौतियों का सामना किया, तो उनके बारे में यानी कि उनको एक तरह से एप्रिशिएट करती है। 2001 से WTI के द्वारा ये जो समर्थन दिया गया था, उसके 25 वर्षों का ये डेटा दर्शाती है, यानी कि 25 वर्षों का इसमें डेटा दर्शाया गया है। जो अग्नि नामक नायक थे उनको, इनका एक पर्टिकुलर नेम आप देख सकते, अनसंग हीरोज। इसमें देखिए वन संरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे, सबसे पहले सुरक्षा और संरक्षण में योगदान था। भारत में जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखी जाती है, उसकी रक्षा में ये जो संरक्षक थे ये सबसे पहले आगे थे, यानी कि जिनको हम फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स बोल सकते हैं। तो इसमें जो अवैध शिकार, मानव वन जातीय संघर्ष जो होता रहता है, आग लगना, खतरों से और जंगलों को बचाते हैं। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो पूरे मतलब ये जो एक ग्रुप है, ये देश की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही 540 रेंजर्स का उन्होंने उल्लेख किया है कि कर्तव्य पालन के दौरान ये मारे गए या फिर घायल हो गए थे। और 2001 से लेकर 367 जो फ्रंटलाइन कर्मी हैं उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें 74% जो मामले थे वो मृत्यु से जुड़े हुए थे। और कोविड-19 के दौरान कंजर्वेशन हीरोज कोविड कैजुअलिटी फंड के तहत 173 फैमिलीज की हेल्प भी की गई थी। इसमें कर्मियों की संख्या जो पूरे महत्वपूर्ण डेटा हमने आपने को बता दिया है, ये पूरा डेटा है। इसके साथ ही अगर हम टाइम की बात करें तो 25 वर्षों की बात कही गई इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही जैव विविधता और संरक्षण की बात करते हैं। जोखिम क्या रहते हैं, जैसे कि अवैध शिकार हो गया या फिर कोई भी संघर्ष हो गया मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच, इसके साथ जंगल की आग और भी खतरे जो उनका सामना करते हैं। इसके साथ ही जो और प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं, वन्यजीवी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इसमें हंगुल रिकवरी प्रोजेक्ट, ये क्या करता है कि जो प्रजातियां हैं उनको पुनर्वास, आवास, कनेक्टिविटी देता है। ये कश्मीर हिमालय में, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो कश्मीरी क्षेत्र है वहाँ पर ये काम करता है, उसके एरिया को सुरक्षित रखना। ये स्थान जो है दाचिगाम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जनसंख्या स्थिरता और विस्तार का इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ कश्मीर में मारखोर रिकवरी प्रोजेक्ट है, ये पंजाल मारखोर की जनसंख्या स्थिति में सुधार करने के लिए काम करता है। ये प्रजाति पुनर्वास पर भी काम करता है। स्थान इसका भी जम्मू कश्मीर है। इसके बाद गज उत्सव अभियान, ये एशियाई हाथियों के लिए भारत में राइट ऑफ पैसेज सुनिश्चित करना और इसके साथ ही हाथियों का संरक्षण करना, उनका जो शिकार हो रहा है या फिर अवैध तस्करी वगैरह उन सभी को रोकना। पूरे भारत में ये प्रोजेक्ट चल रहा है गज उत्सव अभियान। तो गज क्या है, हाथी को भी कहते हैं, तो आप गज से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है कन्नूर कांडल प्रोजेक्ट जो है, हाँ ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये केरल में चलाया जा रहा है। इसके साथ नेक्स्ट जो है हमारा रैपिड एक्शन प्रोजेक्ट, ये भी पूरे भारत में, जो पूरे भारत में वो आपको थोड़े पर्टिकुलरली याद रखने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। जैसे कि वन्य जीवों को सामना करने वाले जो भी मानव प्रेरित या प्राकृतिक खतरे होते हैं उन पर तत्काल प्रतिक्रिया, भारत की जो प्रकृति विरासत है उसको आपदा से बचाने का काम करते हैं रैपिड एक्शन प्रोजेक्ट्स, ये पूरे भारत में चल रहे हैं। इसके साथ ही ये जो है सेंट्रल इंडिया वाइल्ड फैलो रिकवरी प्रोजेक्ट है, ये जो छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। फॉरगॉटन कैट्स ऑफ सेई नथुक, ये जो है सेई नथुक यानी कि जो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर है। और ये जो 4 छोटी बिल्ली प्रजातियां हैं उन पर फोकस करता है। छोटी बिल्लियों की जितनी भी प्रजातियां हैं जिसमें जो है क्लाउडेड लेपर्ड, मार्बल्ड कैट या फिर लेपर्ड कैट, इन सभी की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद एम्फीबियन रिकवरी प्रोजेक्ट, एम्फीबियन जैसे कि हम एम्फीबियन जैसे उभयचर होते हैं
उनकी रक्षा करना, उनके पुनर्वास करना। ये केरल में चलाया जा रहा है उभयचर के संरक्षण के लिए आवास की पुनर्स्थापना करना, निगरानी करना, या फिर सिंक्रोनिसिटी या अर्थ करना, या फिर केरल वन विभाग के सहयोग से इनको चलाया जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन से हैं? नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा लाइफ सेंचुरी, शेंड्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकड़ मुंदंथराई टाइगर रिजर्व। तो इसमें कौन से करेक्ट है? इसमें सही उत्तर सभी हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सभी ही अगस्थ्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंडर आते हैं। As per the recent status reports, which one of the following pairs of wildlife sanctuaries in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh respectively are located in Tiger Reserve? कौन कौन से? कृष्णपुर एंड रणथंभौर, अस्कोट एंड नौरादेही, पेंच एंड सत्यामंगलम, और उसके साथ अमनगढ़ और सतचुर। इसमें कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, अमनगढ़ एंड सतचुर। तो ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरियाज एज कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बोथ है, पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आ रही है भारत का जो है गाज़ा समिट में उपस्थिति, यानी कि भारत जो है गाज़ा समिट में एक अपने मंत्री को भेजने जा रहा है। तो न्यू दिल्ली जो है ये रिप्रेजेंट करेगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्मन सिंह। तो इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह भेजा जाएगा। हु डिक्लाइंड द इन्विटेशन फ्रॉम इजिप्ट ड्यू टू शॉर्ट नोटिस, यानी कि बहुत ही कम छोटे नोटिस पर बुलाया गया था भारत में। पीएम नरेंद्र मोदी को यानी कि आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब उनकी जगह कीर्ति वर्मन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं तो वो जाएंगे। तो ये इजिप्ट में होने वाला है, यानी कि मिस्र में। अब इसमें क्या बातचीत होगी, जो भी यानी कि बातचीत की जा रही थी जो गाज़ा और इजराइल का जो पीस प्लान है उसको लेकर, क्योंकि इससे पहले जो ट्रंप है उन्होंने अपने जो 20 पॉइंट रखे थे उस पे जो पहला चरण था उसमें सहमति बन चुकी है। गाज़ा और इजराइल में सीज फायर हो चुका है, दोनों एक दूसरे के जो बंधक है उनको रिहाई कर रहे हैं, यानी कि उनको रिहा किया जा रहा है। इसके बाद जो अभी फाइनली डील है वो होने वाली है, यानी कि बिल्कुल दोबारा से ऐसा युद्ध फ्यूचर में कभी भी ना हो। तो इस बारे में जो है मतलब कि इस डील में, यानी कि इस पूरी मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बहुत ही थोड़े समय में, तो इसी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। तो उन्होंने हमारे जो भारत के हैं कीर्ति वर्धन सिंह उनको भेजा है एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर को। इसका उद्देश्य क्या है कि गाज़ा पट्टी में जो युद्ध विराम हुआ है उसको मजबूत करना, वहाँ पर जो भी बंधक हैं उनको रिहाई करवाना, मानवीय सहायता देना, वहाँ पर भोजन वगैरह पहुँचाना। इसके साथ ही गाज़ा को दोबारा से रीबिल्ड करना, उनका पुनर्निर्माण होना, और मध्य पूर्व में शांति जो उसको स्थायी करके रखना। इसमें लगभग 20 देशों के नेता शामिल होंगे, जिसमें फ्रांस के जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के कीर स्टार्मर, इटली के जॉर्जिया मेलोनी और पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ भी होंगे। तुर्की के रेसेप तय्यिप एर्दोगन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस, ये सब शामिल होंगे। भारत ने हमेशा न्यूट्रल रुख अपनाया, ना तो पूरी तरह वो गाज़ा की तरफ ना ही इजराइल की तरफ। बैलेंस जो है भारत की जो अप्रोच है बैलेंस्ड अप्रोच है, ये जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर गाज़ा और इजराइल के संदर्भ में। युद्ध विराम को मजबूत किया जाएगा, बंधकों की रिहाई होगी, मानवीय सहायता दी जाएगी जिसमें भोजन, चिकित्सा और उनके रहने के लिए जगह होगी, कैंप वगैरह लगाए जाएंगे। गाज़ा को फिर से निर्माण किया जाएगा, जिसे बुनियादी ढांचा जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल और उनके रहने की जगह वगैरह। इसके साथ ही इजरायली फिलिस्तीन मुद्दे पर भी दीर्घकालिक शांति, यानी कि लंबे समय पर जो है शांति बनी रहे और स्थिरता के लिए राजनीतिक कूटनीतिक समाधान तलाशे जाएंगे। इसमें भारत क्या है, भारत की भूमिका अगर हम देखें थोड़ी विस्तार से, तो कूटनीति प्रतिनिधि के रूप में और उपस्थिति। इसमें क्या है कि भारत ने इस सम्मेलन को विदेश जो राज्य मंत्री हैं हमारे कीर्ति वर्धन सिंह
उनको भेजा है। ये निर्णय भारत की गंभीरता इस और वैश्विक मंच पर सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है कि भले ही हमारे जो प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी हम भारत के किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल मिसिसी के द्वारा पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया, लेकिन वो नहीं जा पाए। इसके साथ ही भारत जो है संतुलित रुख अपनाता है हमेशा ही। मानवीय सहायता में भारत का क्या योगदान है? गाजा और फिलिस्तीन क्षेत्रों में जो मानवीय सहायता प्रदान करने का लंबा इतिहास है, क्योंकि आपने भारत को देखा होगा कहीं भी कुछ भी होता है मुसीबत तो भारत अपनी जो एड है वो ज़रूर भेजता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी है उनके माध्यम से भारत जो नियमित रूप से वित्तीय सामग्री सहायता देता रहता है। इसके साथ ही भोजन, दवाइयाँ, शिक्षा के लिए संसाधन भी भारत के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब हेल्प की जाती है। इसमें जो सम्मेलन में योगदान क्या रहेगा? जो भी शिखर सम्मेलन होगा उसमें भारत गाजा के पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए बातचीत करेगा। इसके साथ ही जो वहाँ पर युद्ध से प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास पर केंद्रित किया जाएगा। यानी कि भारत जो अपना एक अच्छा रुख अपनाता है, जिससे क्या कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो बना रहे। चिकित्सा और शिक्षा की सहयोग सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता अपनाने का काम करता है। भारत जो है काफ़ी लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन का जो 2 राष्ट्र समाधान है उसका समर्थन कर रहा है और एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना भी इसी में शामिल है। इस सम्मेलन में भारत इस सिद्धांत को दोहरा सकता है, यानी कि सम्मेलन में फिर से भारत इसी बात को दोबारा से रिपीट कर सकता है कि ऐसा होना चाहिए। इसके साथ ही भारत विश्व के शांति प्रयास में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में काम करना चाहता है, यानी कि आज तक जो है काम कर रहा है। मिस्र, अमेरिका, कतर, तुर्की जैसे जो देश हैं उनके साथ मध्यस्थ देशों के साथ मिलकर काम करेगा भारत, ताकि युद्ध विराम जो उसको और ज़्यादा स्थायी बनाया जा सके। और जो भी पूरे मिडल ईस्ट में जब हम देखते हैं मिडल एशिया, तो मध्य एशिया में जो भी तनाव बने हुए उनको ख़त्म करके फिर से वहाँ पर शांति बनाई जाए। इसके साथ ही पुनर्निर्माण में भी भूमिका देगा। भारत से जितना हो पाया वो उतनी हेल्प करेगा, यानी जो भी फंडिंग वगैरह देनी है वो करेगा। इसके साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की छवि क्या? एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में काम करता है, मतलब कि भारत पर कहीं ना कहीं देशों को विश्वास है, तभी उन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया। इसके साथ ही गैर पक्षपातपूर्ण रुख अपनाता है, यानी कि भारत किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे इजराइल हो, गाजा हो, रूस या फिर यूक्रेन हो। हालांकि बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के जितनी भी बहुत सारी कंट्रीज उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि भारत जो है वो रूस यूक्रेन को युद्ध कराने में भूमिका निभा रहा है, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये जो यूएन कंट्रीज है ये सब भारत को एक तरह से ब्लेम तो करती हैं, लेकिन भारत का रुख हमेशा से तटस्थ रहा है। दक्षिण सहयोग, भारत एक विकासशील देश के रूप में, यानी कि अभी विकास कर रहा है, ग्लोबल साउथ के साथ बाकी देशों के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण शांति के लिए भी प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही रणनीतिक रुचियां क्या? भारत की मध्य पूर्व में भारत अपना प्रभाव बनाना चाहता है। इसके साथ इजराइल के संबंध जो है अभी हमारी रक्षा को लेकर प्रौद्योगिकी और कृषि में मजबूती साझेदारी इजराइल के साथ है। भारत फिलिस्तीन कारण का भी समर्थन करता है, जिससे वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ ही पूरे विश्व मंच पर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने का मौका मिलेगा भारत को, और खास करके जब G20 और जो बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे, ये देखिए मेंस के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि एनालाइज हाउ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, particularly in terms of balancing its support of Palestinian cause and its growing relations with Israel। यानी कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है, विशेष रूप से जो फिलिस्तीन का समर्थन करना और इजराइल संबंधों के संतुलन के संदर्भ में, तो आपने यहाँ पर विश्लेषण करना है। इसके साथ ही इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड ऑफ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक, तो इसको भी आपने डिस्कस करना है। अब हमारा जो लास्ट सेशन है, यानी कि लास्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक रहता है इस सेशन का, वो है एडिटोरियल। तो एडिटोरियल की हम बात करते हैं। एडिटोरियल आखिर किससे रिलेटेड? ये ग्रेट निकोबार से रिलेटेड है। अब ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले ग्रेट निकोबार की लोकेशन देखिए, ये देखिए, ये अंडमान निकोबार है, इसमें ये जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है। तो इसमें जो है जो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो जो प्रोजेक्ट है ये 13,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसको अफेक्ट करने वाला है।
यानी कि इस प्रोजेक्ट का क्या काम है कि यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि विकास के कार्य किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक जुडिशियल यहाँ पर प्रेसिडेंट है, यानी कि पहले भी इस पे एक विवाद हुआ था कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे जो जनजातियाँ रहती हैं, उनके कुछ जो अधिकार मिले हुए हैं वनों को लेकर, तो उनका हनन हो रहा है। तो यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट लैंडमार्क थी, a landmark judgment relating to the issue of diversion of forest that could come to the rescue of the Great Nicobar Islands at the नियामगिरी हिल्स केस, यानी कि नियामगिरी हिल्स केस था एक, उस पर ये लैंडमार्क जो भी जजमेंट आई थी। और इसके साथ ही जो भी एसटी यानी कि शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत उनको उनके मतलब हक में फैसला सुनाया गया था कि आप यहाँ पर उनके जितने भी अधिकार हैं उनका हनन नहीं करेंगे। अभी फिर से इसमें बात चल रही है कि यानी कि ये जो जजमेंट है ये होने के बाद फिर से एक बार वहाँ पर जो नेचर के साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है। तो मतलब कि अब देखिए विकास के नाम पर जो वहाँ पर हिल्स होती हैं या फिर जो भी हमारा वन का एरिया होता है वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। तो अब डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अधिकारों का भी हनन हो जाता है, जैसे कि जो जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं उस जगह पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, हालांकि वो है भी कम है जनजातियाँ, तो अब उनके जो जगह है वो छिन जाएगी, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो इसी तरह वो अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक बार फिर से ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये विवाद का विषय बन चुका है। तो ग्रांटिंग राइट्स टू नेचर इन इंडिया, यानी कि नेचर को जो राइट्स हैं वो देने जरूरी हैं। तो अब इसमें क्या एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं कि टिहरी जो है फ्रॉम टिहरी इन द नॉर्थ टू कोइलकारो इन द ईस्ट टू सरदार सरोवर इन द वेस्ट, यानी कि ये डैम्स की बात की जा रही है कि ये सभी डैम्स बनाए गए थे। तो उनके बाद इन्वायरमेंटल जो हम देखते हैं इन्वायरमेंट का जो बैलेंस था वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। इसी तरह अलग अलग देशों की भी एग्जाम्पल यहाँ पर राइटर्स के द्वारा दी जा रही कि बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड जो न्यूजीलैंड, ये सभी कंट्रीज़ हैं। तो इन सभी में जो इन्वायरमेंटल लॉ प्रोटेक्टिंग जो है इकोलॉजी, ये सभी इसमें जो फेलियर बताए जा रहे हैं, यानी कि जितने भी प्रोटेक्टिव लॉ थे इन ये सब कुछ फेलियर हो चुके हैं इन एरियाज़ में। इसके साथ ही ये बताते हैं कि सच रिलीफ डिड नॉट गो टू द नेचर एंटाइटी बट ओनली टू अफेक्टेड ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये नेचर को तो चलो इतना ज़्यादा मान लीजिए नेचर को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, इसके साथ ही जो ह्यूमंस हैं उनको भी ये अफेक्ट करती हैं ये सभी जो भी प्रोजेक्ट वगैरह चलाए जाते हैं। इसके साथ ही वो क्या कहते हैं कि ये जो केस है कोलंबिया में वो एक गाइडेंस की तरह उसको ले सकते हैं, जैसे कि पुशिंग द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फर्दर टू इनकॉर्पोरेट द आइडिया ऑफ ग्रांटिंग लीगल personhood is one such option. Still, the idea of granting legal personhood to nature entities will require the build greater clarity on the specific legal rights and the responsibility of individual charged with upholding them. यानी कि जो भी जितने भी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको संभाल कर रखना ये मनुष्य का ही काम है, क्योंकि अब देखिए जंगलों को भी राइट मिला हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट क्यों बनाया गया है, ताकि उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो ये परियोजना जो है इसके तहत जो ग्रेट निकोबार द्वीप है विकास की योजना चल रही, लगभग 72 से 80 हज़ार करोड़ रुपए की ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा, टाउनशिप, इसके साथ ही ऊर्जा संयंत्र विकसित करने का एक लक्ष्य है कि इसमें बहुत कुछ बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की रणनीतिक सुरक्षा, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करना। लेकिन ये परियोजना जो पर्यावरण के विनाश, आदिवासी अधिकारों का हनन, प्रकृति के कानूनी अधिकारों के हनन को दर्शाता है। इसके साथ ही अब अगर हम बात करें कि प्रकृति के कानूनी अधिकारों का संदर्भ क्या है, इसका अर्थ है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना और उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है अगर मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जंगल, नदियां, समुद्र को मानवों की तरह कानूनी व्यक्ति प्रदान करता है, यानी कि इनको लीगल जो पर्सनहुड मिलता है, यानी कि एक तरह से ये पर्सनहुड की तरह काम करते हैं जो जंगल, नदियां, समुद्र। तो इसी तरह जो ग्रेट निकोबार में जो हिल्स हैं उनको भी ये लीगल पर्सनहुड मिला हुआ है।
ये जो अवधारणा 20वीं सदी के अंत से शुरू होती है, अब से 39 से अधिक देशों में ये जो कानूनी रूप से मान्य कर दिया गया। भारत ने हालांकि संवैधानिक क्षेत्र पर पूरी तरह इसको लागू नहीं किया, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे 2017 में यमुना नदी को एक कानूनी व्यक्ति घोषित कर दिया। उसके माध्यम से यह सिद्धांत उभरा। कानूनी व्यक्ति क्या होता है? जैसे हम व्यक्ति हैं, हमारे साथ यानी कि हमें पर्सन की तरह डील करते हैं, जैसे कि हम पर्सन हैं, तो ऐसे ही जो भी नदियां होती है, जंगल होती है, उनको एक पर्सन की तरह देखा जाता है कि उनको कोई भी नुकसान अगर पहुंचाया जाता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ग्रेटर निकोबार का ये जो मामला है ये फिर से तभी आया क्योंकि परियोजना जो है प्रकृति के पारिस्थितिकी अधिकारों का यानी कि अधिकारों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया। अब देखिए कैसे प्रकृति के अधिकारों को चुनौती दे रहा है। जैसे पर्यावरणीय का प्रभाव, द्वीप का जो 90% से अधिक क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से भरा हुआ है और ये एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये जो परियोजना 130 वर्ग किलोमीटर जो है वहां पर जंगल काटे जाएंगे, जैव विविधता जिसमें हाथी, समुद्री कछुए, कोरल रीफ और जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र उनको नष्ट कर सकते हैं। फिर भूकंप आने का, सुनामी वगैरह आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही आदिवासी यहाँ पर जो शम्पेन निकोबारी जनजातियां रहती हैं यहाँ पर वो निवास करती हैं, तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसी तरह ये फिर से बार बार ऐसे हो रहा है। अब हम थोड़ा सा शम्पेन जनजाति पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक जंगलों में रहने वाली एक प्राचीन अलग थलग आदिवासी समुदाय यानी कि एक बहुत पुराना समुदाय है। इसको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में इसको ऐड किया गया। शोम्पेन लोग जो थे मंगलोइड नस्ल के माने जाते हैं और निकोबारी जनजाति के पूर्वज माने जाते हैं कि जो निकोबार में जो जनजाति है उनके ये पूर्वज हैं। 2011 की जब जनगणना की गई तो सिर्फ 229 लोग ही थे। हालिया अनुमानों से ये 400 के आसपास बताया जा रहा है कि इतनी कम जनसंख्या इनकी। ये शिकार संग्रहण आधारित जीवन जीते, शिकार करते सदियों से, बाहरी दुनिया से ये इनका कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ जंगलों में रहते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति कब होती है? ये जो है मेसोलिथिक काल यानी कि मेसोलिथिक इरा, शिकार करने वाली जो एक आबादी है उनसे ये रिलेट करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ सिद्धांत क्या कहते हैं कि पूर्वज इनके जो थे मलायन से थे, जो कि हजारों वर्ष पहले इंडोनेशिया, म्यांमार से ग्रेट निकोबार आए थे। और मानव शास्त्रियों का मानना है कि कम से कम 60,000 वर्षों से द्वीप पर ये रह रहे हैं, यानी कि 60,000 साल से ये इसी द्वीप पर रहते हैं। इनकी भाषा जो है शोम्पेन ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की दक्षिणी निकोबारी शाखा से संबंधित है, हालांकि कुछ इसे अलग भाषा भी मानते हैं। खुद वे पश्चिम तट पर रहने वाले कलाए और जो पूर्वी तट पर किएट हैं वो कहलाते हैं, जबकि एक दूसरे को बुआ वेला। अब देखिए जो पश्चिमी तट पर वो कलाई शोम्पेन है, इसके साथ ही जो पूर्वी तट पर वो किएट है और दोनों एक दूसरे को बुआ वेला बोलते हैं। शोम्पेन नाम जो निकोबारी भाषा शांगहाप से यानी कि निकला है, ये अंग्रेजी उच्चारण इसका हो सकता है। अब देखिए बाहरी संपर्क इनका साथ जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ग्रेट निकोबार का जो आंतरिक क्षेत्र काफ़ी घना है। 1840 के दशक से पहले उनके बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं मिलती। पहला जो दर्ज संपर्क है 1846 में डैनिश एडमिरल स्टीन एंडरस्टन बिल जो है उन्होंने किया था सबसे पहला। फिर 1876 में एक डैनिश भाषाविद आते हैं फ्रेडरिक एडोल्फ, उन्होंने इनसे बातचीत की और भाषा का डेटा इकट्ठा किया। 1831 में डैनिश मिशनरी पादरी रोसेन आते हैं, उन्होंने इनका पहला उल्लेख किया। फिर 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है तो ये द्वीपों पर विदेशी जो शोधकर्ता उनकी पहुंच जो है प्रतिबंधित होगी, यानी कि अब जो विदेश से जो भी रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे। 19वीं सदी के अंत तक शोम्पेनों जिसे नस्लीय युद्ध माना गया क्योंकि अन्य निकोबारी जनजातियों में मलय मिश्रण दिखता है और जो जनजातियां उनमें देखा जा रहा है कि मलय मिश्रण है और ये जो शोम्पेन है ये अलग से जनजाति है। अब इनकी जो सामाजिक संरचना या संस्कृति कैसे, ये अर्ध घुमंतु समुदाय होते हैं, यानी कि आधे घूमते रहते हैं और कहीं वहीं पर घूमते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें अगर विवाह प्रथा में देखें तो अपहरण या समझौता शामिल है और विनिमय यानी कि अपहरण भी कर सकते हैं, समझौता भी कर सकते हैं। बहुविवाह दुर्लभ है, बहुत कम है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। जनसंख्या के असंतुलन से मतलब ये सब कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बार्टर सिस्टम ये करते हैं लेकिन बाहरी संपर्क से बचना चाहते हैं क्योंकि इससे रोग और सांस्कृतिक शरण का खतरा भी माना जाता है। इसमें चुनौतियां क्या आती हैं वर्तमान स्थिति में?
तो 2000 की सुनामी ने इनकी जो एक पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित किया। कई गांव नष्ट हो गए, कई लोग मर गए। आज भी कुछ चिंगे गांव के जो निवासी हैं मूल स्थान पर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनको अस्वीकार किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा, औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा जा रहा है। इसी वजह से ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं। शोम्पेन जो अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, बिना बंधकों के शिकार संग्रहण करना ये इनको अच्छा लगता है। 2014 में पहली बार उनके क्षेत्र में मतदान हुआ था और वहां पर जो सीमित संपर्क का संकेत है। हालांकि आनुवंशिक और स्वास्थ्य अध्ययन जब किया गया था 2017 का सर्वे, उसमें पता चला कि कुपोषण, एनीमिया और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। तो इसी तरह इनको थोड़ा मतलब अलग से ये रहना पसंद करते हैं कि हाँ, कहीं बीमारी वगैरह फैल ना जाए या कुछ और बीमारियां ना हो जाए। अब ये जो परियोजना, इसके उद्देश्य क्या है, रणनीतिक महत्व। हमने जैसे देखा कि यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है, ये मलक्का जल डमरू मध्य के पास नज़दीक ही है, जो पूरे विश्व के व्यापार का 30% हिस्सा संभालता है। तो अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भारत के द्वारा बनाए जाते हैं, तो भारत को इससे फायदा हो सकता है। पोर्ट विकसित किया जाएगा, पूरे विश्व के जो व्यापार के साथ भारत की एक जो चेन है, यानी कि एक पूरी चेन वो जुड़ जाएगी। आर्थिक विकास हो सकता है। यहाँ पर जितने भी टाउनशिप वगैरह या फिर ग्रीन फील्ड, हवाई अड्डे वगैरह बनाने, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना, यानी कि यहाँ पर जो पोर्ट वगैरह या फिर जो भी एयरबेस वगैरह स्थापित किए जाएंगे, उससे भारत की एक जो आंतरिक सुरक्षा है वो होगी। लेकिन इससे नुकसान भी है, जैसे कि पर्यावरण का विनाश होने वाला है। जैसे कि परियोजना के लिए 130 वर्ग किलोमीटर के लिए जंगल काटा जाएगा, जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति होगी, यानी कि कभी ना पूरी होने वाला नुकसान हो सकता है। आदिवासी अधिकारों का हनन कहा जा रहा है, जो कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर ऐसे बना देना, और वो लोग कहाँ जाएंगे फिर। कानूनी नैतिक गिरावट, यानी कि इसमें कुछ शर्तें की भी लागू की गई हैं, लेकिन उनकी निगरानी कार्यान्वयन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि शर्तें तो रखी गई हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से कोई भी कार्यान्वयन लागू नहीं कर पाता। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक जोखिम भी देख सकते हैं। उच्च लागत आ सकती, 72 से 80 हज़ार करोड़ रुपए की लागत बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही सामाजिक तनाव, बाहरी आबादी के आगमन अगर वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जो स्थानीय जनजाति हैं, स्थानीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके बीच आपस में टकराव बढ़ सकते हैं। पर्यटन का बुरा प्रभाव भी हो सकता है। अनियंत्रित पर्यटन से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना या फिर कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही रणनीति जोखिम क्या है कि परियोजना से क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। इसके साथ ही जो भूकंपीय जोखिम है, उसके कारण और ज़्यादा जो मतलब कि हम आ सकते हैं, नेचुरल जो डिज़ास्टर है वो ज़्यादा आ सकते हैं। इसके साथ अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि शोम्पेन का वर्गीकरण करें, यानी कि शोम्पेन्स आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ, कौन सी जगह के, अंडमान एंड निकोबार में। ये भी ग्रेट निकोबार परियोजना में आते हैं, मतलब ग्रेट निकोबार के प्लेस में। इसके साथ ही शोम्पेन जनजाति का स्थान कौन सा है, अंडमान आइलैंड, निकोबार, लक्षद्वीप, लिटिल अंडमान। तो इसमें है जो निकोबार आइलैंड्स जो है, इनका प्लेस है, इनकी जगह है। अब देखिए आपके लिए ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा ये जो सेशन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर कर ले, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आपने इसका आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसका आंसर जो है कल के सेशन में भी ले सकते हैं। इसमें क्या बताना है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इससे रिलेटेड कौन सा जो सेंटेंस है वो सही। इट अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। It recognizes the rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers over forest land। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है आपने बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से जितनी भी हमारी न्यूज़ जो कवर की है हमने। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के करंट के यानी कि द हिंदू के सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।